स्वागत किया है। मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं परसों यहां पर आया, डे बिफोर यस्टरडे। ऑस्ट्रेलिया में कल हमारी यहां के प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी बातचीत हुई, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी बात हुई और वह बातचीत काफी अच्छी रही। और भारत के जो लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनके बारे में भी गोपाल जी बाबले से मैंने कुछ जानने की और समझने की भी कोशिश की है। मुझे अच्छा लगा कि जिस समय यहां पर इन्होंने नेशनल एंथम, भारत के राष्ट्रगान का प्रस्तुतिकरण कराया, तो यह भी कहा कि साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के भी राष्ट्रगान को संस्कृत में ट्रांसलेट करके वो आपके समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ली है, यदि यहां पर नेशनल एंथम होता है, क्योंकि आप भारत के मूलतः नागरिक हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, तो होना ही चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एंथम में भी खड़े होकर आप अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं मानता हूं कि अपने में बड़ी बात है, क्योंकि यह सारे काम छोटे मन के लोग नहीं कर सकते, बराबर बड़े मन के लोग कर सकते हैं। और भारत दुनिया का एक ऐसा देश है यहां पर बड़े मन के लोग रहते हैं। और मैं यह बात क्यों कह रहा हूं कि भारत अकेला दुनिया का ऐसा देश है जहां पर कि बड़े मन के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह मैसेज सारी दुनिया को किसी एक देश से गया है, सारे विश्व को तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत से ही किया गया है। और आप यहां पर अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड माय हिंदी और नॉट? सभी लोग समझ रहे हैं ना? आप सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभा रहे हैं। और यह मैं जानता हूं कि आप इस बात की भी चिंता करते हैं। एक इंडियन की जो क्रेडिबिलिटी है, एक इंडियन की जो साख है, एक इंडियन की जो विश्वसनीयता है, उस पर किसी भी सूरत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगना चाहिए। और किसी भी सूरत में इसको बचाकर, इसको बनाकर रखना एक सच्चे भारतीय की पहचान है, ऐसा मैं मानता हूं। यदि यहां पर आप कुछ अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, तो भारत के नागरिक होने के नाते भारत के प्रति यदि आपकी निष्ठा है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रति भी हमारी ईमानदारी, हमारी विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। मैं समझता हूं इस संबंध में भी हमको काशस रहना चाहिए। और आपका ही व्यवहार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के संबंधों को और मजबूत करेगा और प्रगाढ़ करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। हमारा चरित्र है, हम किसी के साथ दगाबाजी नहीं कर सकते। हमारी एक साख सारे विश्व में, क्योंकि हम सब सारे बड़े लोग के हैं। कल हमारी जब प्रधानमंत्री से बात हो रही थी, तो भारत इस समय इतनी तेजी से प्रगति कर रहा था, उसकी उन्होंने बहुत सराहना की है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने कहा कि हमने आज के 12-13 साल पहले भी भारत को देखा है, या 91 में संभवतः वो भारत गए थे। और उसके बाद हाल फिलहाल जब उनका भारत जाना हुआ, तब बतला रहे थे, साहब इतनी प्रोग्रेस भारत ने की है जिसकी कि मैं कल्पना नहीं कर सकता था। ऐसे आप भी सहज रूप से स्वीकार करेंगे कि पिछले 12 वर्षों में इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का कद ऊंचा हुआ है। भारत के प्रति पूरे विश्व में एक सम्मान का भाव बढ़ा है। इसे सहज रूप से सारे लोग स्वीकार करते हैं।
पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया दोनों कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और इसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हैं इस वर्ल्ड की, ज्यादा नहीं है, उंगलियों पर गिना जा सकता है, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि कोई है मेजर इकोनॉमीज में तो हमारी आज भारत है। नहीं तो भारत की आज के कुछ वर्षों पहले क्या स्थिति थी? भारत माना जाता गरीबों का देश है, अनएम्प्लॉयड लोगों का देश है। भारत के बारे में यह धारणा जो है उसमें बनी हुई थी। और सारे जियो पॉलिटिकल और ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद भारत अपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी की हैसियत अपनी बनाकर अभी तक रखा हुआ है। यह हमारा एक मेजर अचीवमेंट है, मैं मानता हूं। मैं एक आंकड़े को देख रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 25-26 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 6.5% तक पहुंच गई है। यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 11-12 साल पहले हम दुनिया की 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज में हमारी काउंटिंग होती थी, लेकिन आज फेबुलस 5 में आकर हम लोग खड़े हो गए। यह कोई छोटी बात नहीं है। और इतना ही नहीं, भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि ये सब सारी चीजें हैं कि सबको याद रखना कठिन है। एक समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हमारे भारत में क्राइसिस रहा करती थी, और आज आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे पास मोर देन $700 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारे पास। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, एफडीआई इनफ्लो 2013-14 में जहां $36 बिलियन केवल था, आज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में वो बढ़कर $81 बिलियन हो गया। और इतना ही नहीं, हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा है। मोर देन $825 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ गया। पहले 100, 200, 300 बिलियन बस इतना ही रहा करता था। तो कई ऐसे मेजर अचीवमेंट्स हम लोगों के हैं जो कि मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद हम लोगों ने हासिल किए हैं। और मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में भी कह सकता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री सचमुच जब कभी कोई स्टेप लेता है भारत के इंटरेस्ट में तो करिश्मेटिक स्टेप होता है। लोग कल्पना नहीं करते, रिस्क उठाते हैं। एक बार यूं ही उन्होंने ओथ लिया था, संभवतः पहली बैठक थी, ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई थी। उस बैठक में मैं था और प्रधानमंत्री जी थे, 2 लोग थे बैठे। तो उस समय मोदी जी ने कहा कि भाई ये बैठक इसलिए बुलाई गई है, मैं चाहता हूं कि भारत में एक भी फैमिली ऐसी शेष नहीं बचनी चाहिए जिसका कि बैंक्स में अकाउंट ना हो। तो बैठक काफी 2 घंटे 2.5 घंटे तक चली थी। बीच में ही मैंने उनसे पूछा कि पहली बैठक में ये आप स्टेप क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी अब बैठक समाप्त होने के बाद चर्चा करें। और आप समझिए कुछ ही महीनों में जितने भी लोग फॉरेन सिटीजन्स थे सबके बैंकों में अकाउंट हो गए। और हमारे यहां जितने गरीब लोग थे, फार्मर्स थे, सबके अकाउंट्स में धड़ाधड़ 6,000, 10,000, 1,000 जो कुछ भी देना था धड़ाधड़ वो ट्रांसफर होने लगे। लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई। बड़ी संख्या में लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आ गए। लेकिन इसी के कारण पॉवर्टी लाइन से बाहर आए हैं ऐसा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने भी कई ऐसे
इकोनॉमिक फ्रंट पर भी स्टेप लिए हैं, जिसके कारण भारत में बड़ी संख्या में लोग जो पॉवर्टी लाइन होती है उसके बाहर हुए हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी का जहां तक सवाल है, जिस भारत में 18%, 20%, 25% एक्सट्रीम पॉवर्टी के लोग थे, आज वो संख्या जानते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2% रह गई है। यह है हमारा भारत। यह है हमारा भारत। और इतना ही नहीं, स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। स्टार्टअप, ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन लगभग अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन हुआ करती है, उन्हीं को यूनिकॉर्न कहते हैं। जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय यूनिकॉर्न का नंबर जो हमारे देश में था वो 4 था। आज वह बढ़कर मोर देन 120 पहुंच गया है। 10 साल के अंदर ही 120। और वैसे ही पेटेंट्स के बारे में भी हम कहें, पेटेंट्स 2013-14 में यहां पर 4000 थे। अब देखिए, पेटेंट्स जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके पेटेंट्स 2013-14 में केवल 4000 थे। वो बढ़कर 1,30,000 से अधिक पहुंच गए। और साथियों, मॉर्गन स्टैनले एक मानी जानी इंटरनेशनल फर्म है, उसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। उसने भी यह दावा किया है कि वह दिन दूर नहीं है। जो भारत 2013 में दुनिया की टॉप की जो इकोनॉमीज हैं उनमें 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर दुनिया की इकोनॉमी में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। और मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं है। 1.5 साल 2 साल के अंदर ही 2028 आते आते, ये 2025 है, मैक्सिमम उन्होंने कहा 2028 आते आते भारत की इकोनॉमी की साइज दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाए। यह मैं दावा नहीं कर रहा हूं, यह मॉर्गन स्टैनले ने दावा किया है। और हमारी गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा ईज ऑफ लिविंग को भी तेजी के साथ बढ़ावा दिया है। बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस थे, इनको समाप्त कर दिया। आप जानने चाहते हैं, जिन कंप्लायंसेस के कारण लोगों को काम करने में प्रॉब्लम्स होती थी, या लंबा समय लगता था, या अधिकारियों के सामने जाकर अपना हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे, उन कंप्लायंसेस को समाप्त कर दिया। मोर देन 50,000, यानी इतना ड्रेस्टिक स्टेप। ये कोई सामान्य बात नहीं कि कोई आए और 2-3 साल में जितने इस प्रकार के कंप्लायंसेस हैं जिसके कारण लोगों को काम करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, मोर देन 50,000 कंप्लायंसेस को समाप्त कर दिया। यही तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। अंग्रेजों के समय की बनी हुई इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट कोड, कहा भाई अंग्रेजों के समय की बनी हुई चीज अब क्यों चलेगी? अब गया ये भारत, अब भारत है, आजाद भारत है। पहले भारतीय न्याय संहिता बना दी और ऐसे ही अन्य कानून भी यहां बना दिए, और उनमें बहुत सारे चेंजेस भी लाए हमारी गवर्नमेंट। अभी हाल में ही आपने सुना होगा, जीएसटी जैसा एक बड़ा रिफॉर्म हमारी गवर्नमेंट ने किया है। जीएसटी इतना बड़ा रिफॉर्म, और आपको जानकर खुशी होगी कि यह रिफॉर्म एक गवर्नमेंट का बहुत ही वेल कंसीडर्ड ड्रास्टिक स्टेप है। कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई गवर्नमेंट आज की हालात में इतनी जोखिम उठाएगी, और उसके कारण 90% आइटम्स ऐसे हैं जिनकी की कीमतें पहले के कंपैरिजन में काफी कम हो गई हैं, केवल जीएसटी समाप्त कर देने के कारण, अथवा जीएसटी के रेट कम कर देने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। और भारत में डिजिटल रिवॉल्यूशन से आप अच्छी तरह परिचित ही हैं। इसके कारण एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। यूपीआई के बारे में तो आप सब अच्छी तरह जानते ही हैं,
और यूपीआई की जो सक्सेस है उसने सारी दुनिया को चौंका दिया है मेरे साथियों। सितंबर 2025 में ही 19.63 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। 19.63 बिलियन, यह अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ हो गए। क्यों? यही हुआ ना, अप्रॉक्सीमेटली ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख करोड़ है। जो यूपीआई हम लोगों ने बनाया वो अब दुनिया के आज 5, 6, 7 देशों के द्वारा जो है यूपीआई का अभी उनके द्वारा भी किया जा रहा है। और यूपीआई ने अपना ग्लोबल ये फुटप्रिंट बनाने में ही कामयाबी हासिल की है। इसमें फ्रांस है, सिंगापुर है, यूएई है, श्रीलंका आदि कई देश इस समय यूपीआई का यूज कर रहे हैं। भारत में 5G और ब्रॉडबैंड नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंचा है। 5G तो पहुंच चुका है, 6G की भारत तेजी के साथ तैयारी कर रहा है। यह है भारत की प्रोग्रेस। और मैं समझता हूं भारत की इकॉनमी पूरी दुनिया के लिए एक आइलैंड ऑफ होप बनकर इमर्ज हुई है। आइलैंड ऑफ होप सारी दुनिया के लिए बनकर इमर्ज हुई है। चाहे वो ग्लोबल पीस हो, चाहे ग्लोबल ग्रोथ हो या ग्लोबल चैलेंजेस से जुड़े सॉल्यूशंस हो, दुनिया किसी देश की तरफ देख रही है तो भारत की तरफ देख रही है। इससे बड़े गौरव की बात हम सबके लिए क्या हो सकती है? सब मिला जुलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत का स्टेचर पहले से काफी ऊंचा हुआ है। भारत में मैं यहां पर यूनिकॉर्न्स की चर्चा की तो मैं स्टार्टअप की भी चर्चा करना चाहूंगा। आज भारत में स्टार्टअप की बड़ी संख्या में अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 स्टार्टअप्स भारत में इस समय काम कर रहे हैं। और भारत में आज बड़े बड़े शिप ही नहीं बन रहे हैं। पहले भारत में शिप भी बनने होते थे तो दुनिया के दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता था, उनका सहयोग लेना पड़ता था। आज भारत में बड़े बड़े शिप भी बना रहे हैं और साथ ही साथ छोटे छोटे चिप भी बना रहे हैं। दोनों काम हो रहे हैं। और सब एयरक्राफ्ट कैरियर हम लोग बाहर से लेते थे। और साथियों, आपको सुनकर प्रसन्नता हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर हम आप अपने भारत देश में बना रहे हैं। डिफेंस का जहां तक सवाल है, जो मंत्रालय हमारे जिम्मे है, आज के कुछ साल पहले हालात ऐसे थे, ज्यादा नहीं, 7, 8, 9 साल पहले भी ऐसे हालात थे कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट होता था डिफेंस आइटम्स का 600 करोड़ का होता था। आज हम मोर देन 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया की 100 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सुनेंगे? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय जो होती थी वो पहले तो 600 थी 2013 में अप्रॉक्सीमेटली, फिर 2014 में 1400 या 1500 करोड़ के आसपास थी। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जो पहले 600 था, बाद में 1300, 1400 करोड़ पहुंचा। आज वह बढ़कर 1.50 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया है। कितनी तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। और भारत का हौसला, मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने के लिए इंसान के पास सब कुछ के अलावा, आपके पास सब कुछ है, हौसला यदि न हो तो मैं समझता हूं जिंदगी में आप विजय नहीं हासिल कर सकते। जिंदगी में जो चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेज आते हैं, उन चैलेंजेज पर विजय भी नहीं प्राप्त कर सकते। और हिंदुस्तान का हौसला दुनिया ने यदि देखा, इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम भारत के हौसले
साथियों, 22 मई को पहलगाम में हमारे जो निर्दोष टूरिस्ट थे, जो अपने परिवार के साथ वहां घूमने के लिए गए थे, किसी की नई शादी हुई थी, वहां पर पाकिस्तान के टेररिस्ट ने आकर और ये पूछकर कि धर्म तुम्हारा क्या है, उनको मौत के घाट उतार दिया। मुझे नाज है अपनी आर्मी के ऊपर भी। 22 तारीख को एक घटना हुई, 23 तारीख को डिफेंस मिनिस्ट्री में मैंने तुरंत एक बैठक बुलाई। तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, NSA, अजीत डोभाल। चेयर पर बैठते ही पहला सवाल मैंने पूछा अपने सारे सर्विसेज के चीफ से कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना है, आप इसके लिए तैयार हैं? बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, एक लफ्ज भी किसी ने नहीं कहा कि हमको यह चाहिए वह चाहिए ऑपरेशन करने के लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने को हम पूरी तरह से तैयार हैं। बाद में दूसरे दिन हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी तरफ से खुली आजादी है, सारी स्थिति की जानकारी उनको थी ही पहले से। थोड़ी बहुत जानकारी हमारी फोर्स के लोगों ने उनको दी कि हम क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जाइए, हमारी तरफ से खुली आजादी है, जो कुछ भी करना हो करिए। आइडेंटिफाई किया गया टेररिस्ट सेंटर्स कहां कहां हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स कहां हैं, मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स उनके कहां कहां हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने बैठे बैठे सारे उस टेररिस्ट कैंप को धराशायी कर दिया। बहुत ही प्रिसाइज अटैक हुआ था, बहुत ही प्रिसाइज। हमारा, यदि मैं कहूं बोलचाल की भाषा में, निशाना पूरा अचूक था, जहां मारा वहीं लगा। हमारे देश के कुछ लोगों ने कहा कि साहब, जब एक बार आक्रमण किया था तो पाकिस्तान को साफी कर देना चाहिए था। अब देखिए, आप लोग भी कह रहे हैं बहुत अच्छा है। लेकिन बहनों भाइयों, हम हिंसा में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने भी यह फैसला किया था कि केवल उनकी जो टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसे ही हम धराशायी करेंगे, सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को हम टच नहीं करेंगे। यह हमारा चरित्र है। हम धर्म के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग नहीं हैं। कास्ट के आधार पर, क्रीड्स के आधार पर हम कोई डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग नहीं हैं। अरे भारत तो ऐसा देश है दुनिया का, जैसा मैंने कहा ना, इकलौता देश है, अकेला देश है जिसने सारे विश्व को ही अपना परिवार माना है। इतने बड़े मन के लोग हैं। इसीलिए यह फैसला भी, जो टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन्हीं को हम टारगेट करेंगे। यह बड़े मन का भी व्यक्ति यह फैसला कर सकता है, छोटे मन का व्यक्ति नहीं कर सकता। नहीं तो रिएक्शन में आकर वो कहता कि मार डालो सबको, चाहे मासूम बच्चे हो, महिलाएं हो, जो भी हो, मार डालो। भारत का जो चरित्र है, भारत का जो कैरेक्टर है, उसके अनुरूप ही हम लोगों ने फैसला किया। और भारत का चरित्र तो ऐसा है कि जरूरत पड़ी तो हाथों में शस्त्र लेकर हमारे देवी देवताओं ने भी संघर्ष किया है, लड़ाई की है और विजय हासिल किया है, धर्म की स्थापना की है। लेकिन भारत ऐसा भी देश है कि हमारे घर में बैठी हुई महिलाएं जो आटा गूंथती हैं रोटी बनाने के लिए, और नीचे से यदि कोई चींटी गुजरती है तो थाली से आटा निकालकर उस चींटी को खाने के लिए भी उसके आगे छिड़क देती हैं। इसको भारत एक ऐसा देश है।
जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी नाग पंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई देश करता है तो भारत करता है। यह भारत कहते हैं। हम कैसे मार सकते थे किसी को? हम लोग धर्म जात के आधार पर कोई भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। यह हमारा चरित्र है। हम अपने चरित्र के खिलाफ कैसे काम करते? संभल कर काम किया, और आगे किसी ने गड़बड़ किया तो फिर मैंने तो कहा था उसके बाद, इस घटना के बाद, कि उन्होंने धर्म पूछकर मारा है, लेकिन हम धर्म देखकर नहीं मारेंगे, हम उनका कर्म देखकर मारेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब लंका में हनुमान जी पहुंचे थे, सीता जी का अपहरण रावण ने किया था, तो वाटिका में जाना था जहां सीता जी थी, तो बीच में उन्हें बहुत परेशान किया गया। उस घटना के बारे में आप जानते हैं। तो उन्होंने थोड़ा मार काट अपना शुरू किया, लोगों को धराशायी करते हुए, मारते पीटते हुए सीता जी के पास उस वाटिका में पहुंच गए हनुमान जी। तो सीता जी ममतामयी, उन्होंने कहा, ये है हनुमान, तुमने इतनी लंका में तोड़फोड़ क्यों की? तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया माते, ऐ मां, मैंने ज्यादा नहीं किया। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिन लोगों ने मुझे मारा हमने केवल उन्हीं को मारा। भाई यहां पर आतंकवादियों ने अटैक किया था, इसलिए हम लोग केवल आतंकवादियों को मारा। और वो बहुत बड़ी हम लोगों की एक कामयाबी थी। भारत के अचीवमेंट का जहां तक सवाल है, बहनों भाइयों, जानते हैं कि अब तो भारत अब चंद्रमा तक पहुंच गया है। हमारा गगनयान जो है चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर लैंड करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब तो गगनयान की तैयारी है और ऊपर जाने की तैयारी है। और सब मिला जुलाकर यदि कहना हो तो मैं कह सकता हूं, आज भारत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है और इसके साथ साथ पॉलिसी की प्रेडिक्टेबिलिटी भी है। दोनों चीजें हैं भारत। और भारत के नौजवानों का था, जहां तक प्रश्न है, भारत का नौजवान अब धीरे धीरे काफी स्किल्ड होता जा रहा है। स्किल्ड भी है और साथ ही साथ भारत का नौजवान आज हौसला इतना बुलंद है कि वह स्ट्रांग विल्ड भी है। दोनों है। साथियों, बात को बहुत ज्यादा लंबी करने का मैं समझता हूं कोई औचित्य नहीं है। सब मिला जुलाकर मैं ये कहूं कि भारतवासी अब जहां भी दुनिया के जिस भी कोने में है, मैं भारत का नागरिक हूं, यह कहने में एक गौरव की अनुभूति होती है, एक सेंस ऑफ प्राइड उसके अंदर पैदा होता है, मैं भी भारत का नागरिक हूं। और अंत में बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिलेशंस अच्छे हैं, न होते तब भी मैं कहता कि आप भारतीय हैं। इसलिए बराबर हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी साख, हमारी विश्वसनीयता पर किसी भी सूरत में दुनिया की कोई ताकत क्वेश्चन मार्क न लगा सके। बराबर हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि भारतीयों का एक सम्मान सारी दुनिया में बढ़ा है।